नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कक्षा 9 की जो इतिहास की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है समकालीन भारत और विश्व, उसका पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति और उसका हम भाग 2 करने जा रहे हैं, क्रांति की शुरुआत। तो इससे पहले वाला चैप्टर आप देख लीजिएगा और आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर जो कार्ड शो हो रहा होगा उसमें भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा होगा। इसके जस्ट पहले वाली वो वीडियो है, आपको देखने को मिलेगी। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि किस प्रकार से जो स्टेट है, मतलब फ्रांस के जो स्टेट्स हैं वो 3 स्टेट में बटा हुआ है, किस प्रकार की वहाँ पे स्थितियाँ हैं, वहाँ पे किस प्रकार से कर लगाए गए, क्या क्या स्थिति थी, लोग रूसो ने कौन कौन सी, मॉन्टेस्क्यू ने कौन कौन सी बुक्स लिखी, क्या क्या बताया। और अमेरिकी संविधान जब बना, मतलब अमेरिका की जब 13 ब्रिटेन की कॉलोनीज थी जिसको आज़ाद कराने के लिए फ्रांस ने भी मदद कराई थी, तो जब अमेरिकी संविधान बना तो उसके बाद में फ्रांस के अंदर भी किस प्रकार से उस संविधान ने क्या कहते हैं कि योगदान दिया। वहाँ के जो थर्ड स्टेट के, जो तीसरी स्टेट के जो पढ़े लिखे लोग थे वैसे प्रभावित हुए। तो अभी हम क्रांति की शुरुआत की बात कर रहे हैं कि पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई सोल्वे ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। उसके लिए उसे स्टेट्स जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। के स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। अभी आप देखिए कि 1787 की बात है, जिस समय अभी बताया गया था कि भैया ये 1787 1789, ठीक है, 1789 में क्रांति हुई थी, ठीक है। तो 1784 के बाद से और 87, ये इन सब चीज़ों में आप देखते हैं कि इतनी स्थिति, ऐसी स्थिति आ गई थी, लेकिन राजा अपनी मर्जी से टैक्स बढ़ा रहा था। देखिए 100 साल से भी ज़्यादा, मतलब 150 साल पहले इनकी ये सभा हुई थी। मतलब कोई भी हल्का सा भी जो लोगों का प्रतिनिधित्व है, सहभागिता बिल्कुल नहीं थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई सोलवे ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों के मेजबानी के लिए वर्साय की एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने के कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट्स का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था, मतलब बैन था, वह अंदर नहीं आ सकते थे। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। अब आप समझिए 40,000 लेटर उन 600 लोगों के हाथ में, कितना कितना महत्वपूर्ण है। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई सोलवा इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। तो ये आप लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि ये रूसो जो है एक दार्शनिक है वेस्ट के, और इनकी जो पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये आता है। और इसमें क्या है, एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है मत के ऊपर, ठीक है, एक व्यक्ति और एक मत के आधार। तो आप इसको लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आता भी है जो टिक मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं ना, MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन, उसमें आपको मिलेगा। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे, ठीक है, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि मानते थे, और तीसरे स्टेट के लोग ही सभा से उठ के बाहर चले गए जब उनकी बात नहीं मानी गई। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साया के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने
अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबे सीए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारियों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबे सीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट भी लिखी थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। लुई 16 फ्रांस का राजा बना 1774 में। सरकारी खजाना खाली हो चुका था और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहरता जा रहा था। 1789 में 1789 में स्टेट्स जनरल का आह्वान तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्टिल पर हमला होता है और देहात में किसानों का विद्रोह होता है। 1791 सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाना और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। सब फ्रांस के अंदर की बात हो रही है। 1792 से 1793 फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन होता है। फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन होता है। फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन होता है। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप के भूभाग पर कब्जा कर लेता है। मतलब अभी देखिए कि कुछ दिन पहले तो आपने जैसे पढ़ा, आपने देखा भी कि क्या क्या चीज़ें होती है, लेकिन 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है और यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा भी कर लेता है। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। क्रियाकलाप तृतीय अगर प्रश्न आ जाता है कि नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस को अपने कब्जे में किया था, ये कथन सही है गलत है? तो गलत होगा, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में 1789 में हुई है और उसके बाद में 1804 में नेपोलियन ने फ्रांस का सम्राट बन गया था। ठीक है, बहुत यूरोप के बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा किया था। क्रियाकलाप तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि माध्यम में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बेली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि उस समय बेली निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर पीठ करके खड़ा रहा होगा? बेली की इस तरह दर्शाने चित्र 5 के डेविड का क्या इरादा होता है? यहाँ पे कोई है चित्र देख पा रहे हैं आप? देखिए यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे किस प्रकार से सब लोग ये शपथ ले रहे हैं, हाथ उठा के देख रहे हैं, ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं कि एक विशाल पेंटिंग के लिए जॉक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। इतने सारे लोगों ने इसमें क्या किया, सपोर्ट किया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मिल स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी मतलब बेकरी के जो मिल के जो मालिक थे वह क्या करते थे, जमाखोरी में जुटे थे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेना। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्टिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तो नाबूद कर दिया। नेस्तो नाबूद मतलब समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। देहाती इलाकों में गांव ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैते लुटेरों को गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में बहस से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचे से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्य भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुत ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करो कर्तव्य बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन मतलब समाप्त करना
का उन्मूलन व्यवस्था को समाप्त करने का आदेश पारित किया। पादी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। यहाँ पे आप ये देख भी सकते हैं कि देखिए पेरिस है, लाफर्ते, भय की लहर है, ये किस प्रकार से 1789 शुरुआत में विद्रोह वाले क्षेत्र है। ये जो ग्रीन जो क्षेत्र है, ग्रीन से थोड़ा जो नीचे वाले क्षेत्र है, सॉरी, ये प्रभावित है बहुत ज़्यादा। ठीक है, प्रमुख भगदड़ की बाहरी हिस्से और भय की लहर का विस्तार, भय की लहर का प्रसार मानचित्र से पता चलता है कि किस तरह किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह फैलते चले गए। ठीक है, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया, 2.1 है। ठीक है, नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने की बजाय अब इन शक्तियों को एक विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र जो 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। ठीक है, तो आप देखिए न्यायपालिका है, यहाँ पे वोट है, वोटों के माध्यम से। यहाँ पे कार्यपालिका है, इसमें सम्राट का जो नियंत्रण है, और इसमें है मंत्री। लेकिन क्या है, नियंत्रण किसका किससे है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, विधायिका में नेशनल असेंबली में 745 सदस्य, वोट निर्वाचक 50,000 पुरुष। ठीक है, सक्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 जनसंख्या में लगभग 40 लाख होंगे। बाप रे, तो कितना बड़ा इसमें यहाँ पे क्या बताया गया, एक तरीके से वो बताया गया बच्चों ने, मतलब किस प्रकार से इसको हम वो कर डिफाइन कर सकते हैं। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, अप्रत्यक्ष रूप से। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचित समूह का चुनाव करते थे जो पुणे असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिकों के रूप पर भी वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का 1790 में ले बार्बिए द्वारा बनाया गया चित्र दाईं और एक आकृति फ्रांस को और बाईं और के कानून को निरूपित करती है। बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये। ठीक है, तो स्रोत आप देख पा रहे हैं, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ लिखा गया है जो वहाँ की लैंग्वेज है। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज है, जो भी अलग लैंग्वेजेस हैं उन लैंग्वेज में ही है। उसका भी स्रोत भी इसमें आप देखने को मिलेगा कि हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता का, संपत्ति का सुरक्षा का एवं शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या नियमित प्रतिनिधियों के माध्यम से इसका निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया जा सकता है।
प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग को जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए, क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है। अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामलों में अग्रिम मुआवजा जरूरी दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम पढ़ तो ले वो चार पांच जो लाइनें हैं इसकी जुड़ी हुई। संविधान परिषद नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वे प्रत्येक नागरिकों के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। क्रांतिकारी पत्रकार जियो पॉल मरा मतलब ये जीन पॉल मरात है, ने अपने अखबार लामी द पीपल जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर टिप्पणी की थी कि जनता के प्रतिनिधित्व कार्यकाल अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषित की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों में कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ़ वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वह हाश अमीरों का क्या करेंगे, वो भी अमीर भी ऐसा काम करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो चीज़ें हैं ये सामने आपके हैं। ये समाचार पत्र लामी द पीपल से उद्धृत है। ठीक है, और ये बॉक्स है राजनीतिक प्रतीकों के मान्य है। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों को बजाय अक्सर आकृति एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ये ले बार्बिए ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों की घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। टूटी जंजीर दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। ठीक है, छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन पूरे गट्ठर को तोड़ा नहीं जा सकता। एकता में ही बल है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखरती आँख, स्वदर्शी आ गया था और स्वदर्शी आग ज्ञान के प्रतीक और सूर्य किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे का मिटा देंगी। शाही सत्ता का प्रतीक है राजदंड। ठीक है, अपनी समानता का प्रतीक है। अंगूठी की और छोर नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख भी सकते हैं। लाल फ्राइजन टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, नीला सफ़ेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग। डेनो वाली स्त्री कानूनों का मानवीय रूप। विधिपट कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और साथियों, जैसे कि वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा, तो सहयोग मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं। जो बच्चे पहले से सहयोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, और रेगुलर सेंटर जाएं और मेडिटेशन अटेंड करें या ऑनलाइन मेडिटेशन अटेंड करें। जो बच्चे नए हैं इस वीडियो पे आए हैं, वो प्लीज़ सहयोग ध्यान से जुड़ें। उनका जो अटेंशन है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। उनके अंदर जो पढ़ाई की क्षमता है वो और अधिक हो जाएगी और आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। तो जो भी बच्चे अपने जीवन में अच्छा कुछ करना चाहते हैं, 9th-10th में हैं, इस एज में हैं, वह ज़रूर इसको एक बार करें। सभी अभिभावक, छात्र, शिक्षक सभी लोगों के लिए ये हमारी तरफ से एक सुझाव है। और आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए, सहयोग मेडिटेशन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने भविष्य के लिए अच्छे
कदम बढ़ाइए और आगे बढ़िए। तब तक के लिए, नए वीडियो के लिए हम जल्दी कुछ नया इसमें जोड़ेंगे, और ये जो आपके सामने फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन, गणतंत्र की स्थापना, ये लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़रूर देखते रहिएगा ये सारे वीडियो, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।